हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 1 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करें। 1.5 घंटे की क्लास को मैं सिर्फ 20 मिनट में समाप्त कर देता हूँ फुल कंटेंट के साथ। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर किया करें। अगर आप सभी को किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप यहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। बैलन डी'ओर पुरस्कार यह जो है फुटबॉल का पुरस्कार है और इसमें जो है बेस्ट प्लेयर को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो यह जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1956 में। पहली बार इसे किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था स्टैनली मैथ्यूज को। और अब की बार जो है पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि किस देश के हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के। इनकी जैकेट का नंबर है 10 और इन्हें यह पुरस्कार जो है 8 बार मिल चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिला है। और महिला में जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो महिला में दिया गया है एटाना बोनोमती को। एटाना बोनोमती को दिया गया है और ये किस देश की हैं? तो ये हैं स्पेन की। इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके लल्लन टॉप प्रश्नों में। तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये तीनों जो है किस खेल से संबंधित ट्रॉफी हैं? तो यह तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित जो है ट्रॉफी हैं। इसमें जो है इसका जो है अब इसमें देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी। इसका जो है 22-23 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था रियाद, जो कि सऊदी अरब में है। और इसमें जो है कर्नाटक और मेघालय ने फाइनल में मुकाबला करा था। तो इसमें जीते कौन थे? तो इसमें जो है कर्नाटक जीत गया था, यानी विजेता कर्नाटक है और उप विजेता जो है ये मेघालय है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर, दोहा में किया गया था। इसमें जो है फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ था? तो इसमें अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें जो है अर्जेंटीना जीत गया था और फ्रांस जो है इसे हार गया था। यानी विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस था, इसको याद रखना। और जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? तो ये शुभंकर का नाम था लाइव। इसमें जो है जो पुरस्कार दिया गया था, गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया था? तो यह एम्बापे के, देखो बूट बापे से यहाँ से बाबा से मैच करा लेना। तो गोल्डन बूट एम्बापे को और गोल्डन बॉल जो है किसे दिया गया था? तो यह जो है मेसी को दिया गया था। हमारा सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? तो सलीम उल हक का संबंध जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अपने पड़ोसी प्यारे मित्र बांग्लादेश से। अब देखते हैं कि सलीम उल हक जो है ये बांग्लादेश के क्या थे? जलवायु वैज्ञानिक भी थे और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। तो हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2007 में। और किस क्षेत्र में? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना, सलीम उल हक को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2007 में दिया गया था और ये एक जलवायु वैज्ञानिक भी थे। अब जो है इनका जो है निधन हो गया है और हमारा सही जवाब हो जाएगा सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया। तो बांग्लादेश जो है अस्तित्व में कब आया था, यानी इसका गठन कब किया गया था? तो यह जो है पश्चिमी पाकिस्तान से जो है इसको छुटकारा कब दिलाया गया था? तो यह दिलाया गया था 1971 में। और उस समय भारत की पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी जो है उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका और यहाँ जो मुद्रा चलती है मुद्रा का नाम है टका। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम है शेख हसीना। वर्तमान पीएम शेख हसीना जी हैं। और भारत के साथ जो है बांग्लादेश के बीच, इन दोनों देशों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास।
यह जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच आयोजित युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल से सीमा बन मतलब बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो जो है बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश जो है कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, कितने राज्यों के साथ, तो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ यह जो है सीमा बनाता है। और टोटल कितना सीमा बनाता है, तो टोटल सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। आप देख सकते हैं जो ऐसे करके सिक्किम यहाँ से हो जाता है, इसके बाद ऐसे जाने के बाद आपका इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे जो है आपका नागालैंड, फिर यहाँ पे मणिपुर, फिर इसके बाद सबसे नीचे मिजोरम, फिर यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो जाता है। इसके बाद ऐसे करके आपको अभी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके ये पूरा आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है और पश्चिम बंगाल का बाउंड्री यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल का बाउंड्री बनता है और यहाँ से लेकर इतना जो है अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। उसके नीचे जो है ये आपका EN फॉर नागालैंड हो जाता है और यहाँ से जो है इसको लेकर यहाँ पर क्या हो जाता है मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर इतना हो जाता है और ये नीचे वाला मिजोरम हो जाता है और यहाँ पे बचता है त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पे इतना करके ये आपका हो जाता है मेघालय, ये असम। तो असम दो जो है बांग्लादेश से दो साइड से सीमा बनाता है, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, दो जगह से जो है असम बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो 5 राज्य ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री किसके साथ बनाता है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मिजोरम 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5, ये मेघालय और ये मिजोरम। तो बांग्लादेश का सीमा इतना लगता है। तो इस हिसाब से टोटल कितनी लंबाई हो जाती है भारत के साथ, तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से जो है भारत की सीमा लगती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3 है। अगर इसको आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो देखना है तो स्टूडेंट, तो मैं अपने वीडियो का कमेंट बॉक्स में जो भारत के विस्तार के बारे में मैंने खुद अपने हाथों से चित्र बना के वीडियो अपलोड करा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां स्थापित की है, तो सही जवाब हो जाएगा बोलीविया में। बोलीविया किस देश में है, मतलब किस महाद्वीप में है, तो यह है साउथ अमेरिका में, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है रोसाटॉम कंपनी, ये किस देश की कंपनी है, तो यह रूस की कंपनी है। और किस प्रकार की कंपनी है, तो रोसाटॉम एक परमाणु निगम कंपनी है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो रोसाटॉम कंपनी की स्थापना की गई थी 2007 में, इसको याद रखना। और हाल ही में जो है विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित करने वाला जो है यह दुनिया का पहला कंपनी बन गया है। और कहाँ पे अपना जो है परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा, तो यह बोलीविया में स्थापित करेगा, जो कि समुद्र तल से कितना ऊंचाई है इसका, तो समुद्र तल से इसका ऊंचाई है 4000 मीटर। अब देखते हैं बोलीविया के बारे में, आपको पूरा डिटेल दे देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप जो ऐसे करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे बनाना चाहेंगे, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये बस इतना हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप मैप में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोलीविया हो जाता है, जो कि एक लैंडलॉक कंपनी है। तो बोलीविया की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है लापाज और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी है बोलीविया की लापाज ही। धातु भंडार यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, तो सबसे ज्यादा धातु भंडार पाया जाता है यहाँ पे टिन। और इसके बाद टिटीकाका झील, यह पेरू, इस जो है बोलीविया के ऊपर जो है आपका पेरू हो जाता है। और इसके जस्ट नीचे कौन सा देश हो जाता है, तो यहाँ पे पूरा बड़ा सा देश हो जाता है अर्जेंटीना, और एकदम बिल्कुल इस साइड पे सटा हुआ चिली हो जाता है आपका। तो सीमा जो है इधर जो है किससे बनाता है, पेरू से, चिली से, पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, 4 से 5 देश जो है बोलीविया से सीमा बनाते हैं। तो टिटीकाका झील कहाँ पे है, पेरू में, और बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है। तो टिटीकाका झील पेरू से और बोलीविया से सीमा बनाता है। और इसके बाद टिटीकाका झील जो है यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट हो जाता है कि स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो है 2 ही देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, एक तो बोलीविया है और दूसरा पराग्वे है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो यह कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी का नाम है अस्थाना। और कजाकिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है आपका मध्य एशिया में, यानी सेंट्रल एशिया में, यह जो है सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। अब देखते हैं जो लंदन टॉप में है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है रिसर्च सेंटर जो है भारत में कहाँ कहाँ पे है, तो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो एक कैगा है, कैगा कहाँ पे है, तो यह जो है भारत में, भारत के कर्नाटक में स्थित है।
और काकरापार जो है परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो यह गुजरात में है। तारापुर परमाणु संयंत्र यह महाराष्ट्र में है। नरौरा जो है कहाँ पे है, यह उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ पे परमाणु संयंत्र स्थापित हैं, तो यह स्थापित हैं तमिलनाडु में। और यह किसकी सहायता से स्थापित किए गए थे, तो यह स्थापित किया गया था रसिया के द्वारा। आप इसको याद रखना। तो भारत में है 6 से 7 जगह पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, हाल ही में अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा अभियान का संबंध किससे है, मतलब यह किस मंत्रालय के तहत अपना कार्य कर रहा था, तो यह कार्य कर रहा था संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब देखते हैं कि मेरा माटी मेरा अभियान, मेरा माटी मेरा देश अभियान यह कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 9 अगस्त 2023 को। इसमें जो है नोडल एजेंसी कौन सा था, तो इसमें नोडल एजेंसी मतलब कौन इसमें सहयोग कर रहा था, तो इसमें सहयोग कर रहा था संस्कृति मंत्रालय। अभी हाल ही में इसका समापन हो गया है, कब, 31 अक्टूबर 2023 में। अब देखते हैं कि मेरा माटी मेरा अभियान का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसमें नारा दिया गया है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। आप देख सकते हैं, इसका अर्थ भी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। इसमें पहला पॉइंट है, हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेख बनवाना। जो हमारे देश को आज़ाद करने में शहीद कुर्बान हुए हैं उनके लिए हर गांव में शिलालेख बनवाना। इसके बाद पंच प्रण बल यानी कि 5 तत्वों पर इसमें मोदी जी ने ध्यान दिया है कि जो है भारत में जो भी गुलामी की चीज़ें हैं उसे जो है मिटा देना है। कब तक, 1947 तक। जिससे और इसके बाद इन्हीं 25 वर्षों में जो है भारत को एक विकसित राष्ट्र भी बनाने का इसे 5 पंच प्रण में बल दिया गया है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट हो जाता है आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है अमृत कलश यात्रा, यानी कि देश के हर कोने से मिट्टी लाकर युद्ध स्मारक बनाना। कहाँ पे, दिल्ली में। और किस प्रकार का युद्ध स्मारक, यानी कि पूरे देश के कोने कोने से मिट्टी ले आके युद्ध स्मारक जहाँ पे जो बनेगा दिल्ली में अमृत वाटिका, उसमें जो है मिट्टी को डाल के जो है अमृत वाटिका बनाना है। ठीक है, तो हर देश के कोने कोने से, मतलब अपने देश के कोने कोने से मिट्टी लाना है। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और काली मृदा का अन्य नाम क्या है, तो काली मृदा का अन्य नाम है रेगुर, या इसे क्या कहते हैं, चन्नोजम मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस महाविद्यालय से है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इसका संबंध है। अब देखते हैं, यस का फुल फॉर्म हो जाता है सर सैयद, ये हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सैट से हो जाएगा सैटेलाइट। तो यह एक नैनो उपग्रह है और यह जो है किसी मुस्लिम मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया यह पहला उपग्रह है। और भारत में लॉन्च किया गया पहला यूनिवर्सिटी उपग्रह कौन सा था, मतलब किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था, तो यह लॉन्च किया गया था अन्ना विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसका क्या नाम है ANUSAT, यानी ए फॉर हो जाएगा AN से क्या हो जाएगा अन्ना, और इसके बाद यू से यूनिवर्सिटी और सैट से सैटेलाइट। तो भारत का पहला कौन सा हो जाएगा, तो भारत का पहला जो विश्वविद्यालय है अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला वो अन्ना विश्वविद्यालय था। और अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है क्या, SSAMU सैटेलाइट। अब देखते हैं भारत की जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं। आदित्य L1 या जो है सूर्य से संबंधित मिशन है, इसे जो है लॉन्च किया गया था PSLV C57 रॉकेट द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। L1 का तात्पर्य है कि L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो वो एक बिंदु है जिस पर जो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, वहां पे जाके आदित्य L1 स्थापित होगा। NVS-01 क्या है, तो यह नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है और यह लॉन्च किया गया था GSLV F12 से। चंद्रयान 3 इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को यह चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। और यह इस प्रकार से जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर पहला देश बन गया है। ठीक है, विश्व में पहले स्थान पर बन गया है साउथ पोल पर लैंड करने वाला। और जहाँ पे यह लैंड करा उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को कहते हैं शिव शक्ति। और इसके बाद 23 अगस्त को हम क्या मनाने लग गए, तो अब हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो हम कब मनाते हैं, तो अब हम मनाने लगे हैं अंतरिक्ष दिवस
23 अगस्त को। और चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है LVM-3 रॉकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा हुमैरा मुश्ताक कहाँ की हैं? तो यह जम्मू कश्मीर की हैं। अब इनके बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं। हुमैरा मुश्ताक यह जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं और यह जो है ब्रिटिश एंडोरेंस एक गेम है, ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियन रेसर गेम है। इसे जो है ब्रिटिश एंडोरेंस गेम को भी क्या कहते हैं? इसे जो है ब्रिट कार भी कहते हैं। इसमें जो है भाग लेने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? हुमैरा मुश्ताक। और इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली पहली महिला कौन है? तो यह भी जो है कौन है? तो यह हुमैरा मुश्ताक है। और ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप का रेसर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा लंदन में। और पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। अब देखते हैं कि भारत की पहली मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। और किस स्टेडियम में? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम में इसका मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था। इसमें विजेता कौन था? तो इसमें विजेता थे मार्को बेंचांजी, जो कि किस देश के थे? इटली के। इसको भी आप याद रखना। क्रिस्टिना कोच ये जो है चांद पर जाने वाली पहली एस्ट्रोनॉट बनेंगी। और किस मिशन के तहत ये जाएंगी? तो यह जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा कौन सा मिशन? आर्टेमिस मिशन। और भारत जो है आर्टेमिस मिशन में सम्मिलित होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 27वां देश अपना भारत आर्टेमिस मिशन में सम्मिलित होने वाला बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेडीज से जो है लेडीज से संबंधित प्रश्न था। तो उनसे संबंधित जो है जितनी भी महत्वपूर्ण हमारे देश की सैन्य है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। गीता राणा ये लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। और दीपिका मिश्रा यह वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला है। इसको भी आप याद रखना। और एक पॉइंट है, नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ये सुषमा पटेल जी हैं। इसको आप याद रखना। प्रश्न 7 है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बैक्टीरिया की खोज कहाँ की गई है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला, मतलब इसकी खोज की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले इस हाइड्रोजन बैक्टीरिया की खोज महाराष्ट्र में की गई है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी गर्म झरना है। यहाँ पे जो है एक जीवाणु की खोज की गई है जो हाइड्रोजन उत्पादन करता है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है स्पोरोना एरोबिना। यह एक जीवाणु है जो कि हाइड्रोजन उत्पादन करता है। और यह जीवाणु किस प्रकार का है? तो यह अवायवीय है, यानी कि यह ऑक्सीजन के बिना ही हाइड्रोजन उत्पादन करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया से होने वाले उसका ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। अब P फॉर प्लेग हो जाएगा, D फॉर डिप्थीरिया हो जाएगा, ता फॉर तपेदिक या इसे टीबी भी कहते हैं, तो ता फॉर टीबी या तपेदिक, का फॉर काली खांसी हो जाएगा। इसके बाद T फॉर टिटेनस या टिटेनस और टाइफाइड, और का फॉर कुष्ठ, न्यू फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा। अब देखते हैं यह जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्लेग को क्या कहते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत। इसके बाद तपेदिक को टीबी कहते हैं। टीबी का टीका क्या होता है? तो BCG इसका टीका होता है। इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो है हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ की गई है? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। तो अब महाराष्ट्र से के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो महाराष्ट्र का अस्तित्व, मतलब महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो यह गुजरात से अलग करके कब बनाया गया था? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बनाया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी का क्या नाम है? मुंबई है। यह जो है जनसंख्या के मामले पर दूसरे नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में यह जो है तीसरा राज्य है। और मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे लातूर झील पाई जाती है और कोयना झील भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है कहाँ पे है? तो यह त्रयंबक नासिक की पहाड़ी में है। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो यह महाबलेश्वर पहाड़ी में है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, हाल ही में मेरा हाउचोबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में मेरा हाउचोबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। अब इसके बारे में देख लेते हैं
कि मेरा हाउचोबा उत्सव जो है यह कहाँ मनाया गया है, तो यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया गया है। और किसने इसका आयोजन किया है, तो सीएम जो वहाँ पे हैं कौन, बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने इसका आयोजन किया है। और किस लिए किया है, कि सभी समुदाय को एक साथ लाने के लिए, सभी समुदाय को एक साथ लाने के लिए मेरा हाउचोबा उत्सव शुरू किया गया है। और अभी आप देख रहे थे कि जो है मणिपुर में कुकी और मेती संघर्ष चल रहा था, और इसी विवाद को, इसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बीरेन्द्र सिंह जी जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने मेरा हाउचोबा जो है उत्सव शुरू किया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हाउचोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सिरोऊ लिली फेस्टिवल यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। इसको भी आप याद रखना। अब देखते हैं मणिपुर का अस्तित्व समाज में, मतलब अपने भारत में कब आया था, यह राज्य कब बना था, इसके बारे में पढ़ेंगे। मणिपुर को क्या कहते हैं, जेवल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसको याद रखना। मणिपुर को जेवल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राज्य के रूप में मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। इसके बाद अगर डेट पूछे तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी। और मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल। इसमें टोटल जिले कितने हैं, तो इसमें टोटल जिले हैं 16। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है अनुसुईया उकेऊ। अनुसुईया उकेऊ जो है ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। और सीएम कौन है, तो एन बीरेन्द्र सिंह वर्तमान में सीएम है। नेक्स्ट है कि मणिपुर में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, तो यह टोटल सीट है 60। और यहाँ का जो है राजकीय पुष्प क्या है, तो सिरोऊ लिली यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु क्या है, तो यह संघाई है। इसे जो है डांसिंग डियर भी कहते हैं, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 9, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है। सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से। अब इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि सिंगूर संयंत्र विवाद यह शुरू कब हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 2008 में। फिलहाल अभी ये बंद हो गया है विवाद। अब देख, ठीक है। और सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। अब देखते हैं कि यह विवाद क्यों हुआ था। तो टाटा कंपनी, आपको पता ही है कि भारत की नंबर 1 कंपनी टाटा कंपनी यहाँ पे अपना नैनो कार उत्पादन करने के लिए प्लांट लगाई थी। लेकिन कुछ भूमि विवाद हो जाने के कारण जो है यह प्लांट जो है बंद कर दिया गया। और जब यह बंद हो गया तो इसे ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया टाटा कंपनी के मैनेजर के द्वारा, तो यह ट्रांसफर कर दिया गया था साणंद गुजरात में। तो यह पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट गुजरात चली गई। और इसके बाद टाटा कंपनी जो वहाँ पे अपना प्लांट लगाई थी उसमें जो पैसे खर्च हुए थे, इस बात को लेकर जो है टाटा कंपनी कहाँ पहुँच गई, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इस विवाद का निपटारा कर दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम है उसको जो है मुआवजे के तौर पे टाटा कंपनी को 776 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अब यह कंपनी साणंद जो है गुजरात में जाकर स्थापित हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 10, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया। तो यह राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है आपको पता ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर को। इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, तो इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो यह दिया गया था 1928 ईस्वी में। और किसके द्वारा, जो बारदौली सत्याग्रह में सम्मिलित महिलाएं थी उनके लिए जब सरदार पटेल जी काम कर रहे थे तो महिलाएं जी वहाँ की खुश होकर महिलाएं इनको जो है सरदार की उपाधि दे दी गई। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार पीएम बने थे देश के 2014 में, तब उन्होंने ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है सरदार पटेल जी के बारे में कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये जो है कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसको आप याद रखना, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्होंने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जिसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपना पूरा प्रश्न देख लिया है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।